नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के सेशन में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। जिस तरह से भारत अपना मैप खुद से बना रहा है, सच में भारत अपने आप को खुद से मैप पे सेट कर रहा है कि हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। पहले तो हम रूल टेकर थे, इंश्योर करते थे कि जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उसके साथ ही अपनी पॉलिसी प्लान करें, बट आज हम रूल मेकर हो गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में सबसे लंबे विजिट पे हैं, सबसे लंबे दौरे पे हैं और हाल ही में उन्होंने ब्रिक्स समिट का भी एक जो मीटिंग हो रहा था हेड्स ऑफ स्टेट का, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया है। बताना पड़ा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कि ब्रिक्स किस प्रकार से G7 को मात दे रहा है और ब्रिक्स में कितनी ज़्यादा आगे बढ़ने की शक्ति है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से संबंधित है, पर इसमें बहुत सारे अन्य देश भी हाल ही में जुड़े हुए हैं। यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ब्रिक्स के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, साथ ही साथ इंडिया ने बोला कि हमारी प्रायोरिटी है कि ब्रिक्स को लीडरशिप देना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस समय इस प्रकार से विभाजित हो चुकी है। पूरी दुनिया इस प्रकार से इस समय विभाजित, मल्टीपोलैरिटी भी कह सकते हैं, साथ ही साथ गुट का निर्माण भी हो रहा है कि भारत को अपनी छवि कहीं ना कहीं साउथ से संबंधित, ग्लोबल साउथ से संबंधित या फिर ब्रिक्स से संबंधित तो रखनी ही पड़ेगी। तो इंडिया विल गिव अ न्यू फॉर्म टू ब्रिक्स ग्रुपिंग इन 2026। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम ग्लोबल साउथ यानी कि ऐसे देश मुख्य रूप से जो कि अविकसित हैं या विकासशील हैं और मुख्य रूप से ये दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, ग्लोबल साउथ में स्थित है। लीडरशिप ऑफ G20 में जिस प्रकार से हमने कार्य किया था, वैसे ही ग्लोबल साउथ को हम ब्रिक्स में भी आगे लेके आएंगे। प्रधानमंत्री जब न्यू दिल्ली देख रहे हैं कि हम अब ब्राज़ील के बाद हमारी ही प्रेसिडेंसी होने वाली है, क्योंकि अभी ब्राज़ील प्रेसिडेंसी में है, उसके बाद इंडिया प्रेसिडेंसी में होगा। क्योंकि देखो प्रेसिडेंसी कुछ इस प्रकार से चलती है, ब्रिक्स इन्हीं सारे देशों के मध्य प्रेसिडेंसी चलती चली जाती है। तो करंट अभी अगर हम देख रहे हैं, करंट प्रेसिडेंट ब्राज़ील है इसका, फिर उसके बाद इंडिया होगा, तो इन्हीं में चलती चली जाती जितनी कंट्रीज़ हैं, मेजर कंट्रीज़। ठीक है, तो प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा वेट करें कि किस तरह से 2026 में जब हमारी प्रेसिडेंसी होगी तो उस समय हमें क्या करना है। तो अगर हम बात करें मूल की, तो ब्रिक्स गठबंधन में 5 देश शामिल थे पहले, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2009 में शुरुआत हुई, 2010 में इसका विस्तार हुआ। पहले ब्राज़ील, इंडिया और चाइना ही थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही थे, फिर बाद में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, तब से बढ़े हैं हम। उसके बाद 4 नए देश, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इनको भी जोड़ा गया। इसके बाद 2025 में इंडोनेशिया ने पूर्ण सदस्यता ग्रहण की, जिससे गुणात्मक, आर्थिक और भू राजनीतिक विस्तार और शुरू हुआ। अब इसमें 10 सदस्य का समूह हो चुका है, जो कि जनसंख्या का लगभग 45 से 50% है, ताकि और साथ ही साथ सकल घरेलू उत्पाद का 35 से 40% है। इसके अलावा ऊर्जा और खनिज समृद्ध नए सदस्य ब्लॉक की वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा बाजारों में निर्णायक भूमिका को और मजबूत करते चले जा रहे हैं। 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना भी की गई, जो कि विश्व बैंक और IMF से जो लोन लेते वाले देश हैं उनके अलावा भी बोला जा रहा है कि आप अलग अलग क्षेत्रों में भी मतलब सिर्फ एक जगह से निवेश मत मंगाइए, हम न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं, हम भी आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, स्पेशली ऐसे कंट्रीज़ को जिनको वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रिक्स पे जैसे स्थानीय मुद्रा आधारित भुगतान प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं, ताकि डॉलर निर्भरता कम होती चली जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं USA क्या करता है, तुरंत सैंक्शन लगा देता है कुछ देशों पर। सैंक्शन लगाने के परिणाम स्वरूप ट्रेड पर हानि आती है। भारत को भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें रूस के साथ भी अच्छा ट्रेड करना है, हमें ईरान के साथ भी अच्छा ट्रेड करना है, पर क्योंकि डॉलर्स में ये ट्रेड करते थे, सैंक्शन लगने के परिणाम स्वरूप इनके मध्य में ट्रेड अच्छा नहीं हो पाता, व्यापार अच्छा नहीं हो पाता। इसी वजह से अब हम चाह रहे हैं डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ना, यानी कि हम अपनी लोकल करेंसीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रियो 2025 घोषणा में स्थानीय मुद्रा कारोबार, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को भी महत्व दिया गया। संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधारीकरण करने की भारत ने बात की कि अब ये पहले की दुनिया से आज की दुनिया बहुत अलग हो चुकी है। तो किस तरह से हमें इंश्योर करना चाहिए कि आज की दुनिया को, एक इंक्लूसिव दुनिया को, इन सारे संस्थाओं के द्वारा प्रतिनिधित्व मिले। भारत और ब्राज़ील को UN सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीटों की मांग ब्रिक्स का साझा एजेंडा है। यह समूह ग्लोबल साउथ यानी कि दक्षिणी देशों की आवाज़ को सशक्त बनाने के लिए लगाया गया है। रियो में जलवायु कार्रवाई, डिजिटल समावेशन, AI और सस्टेनेबल फाइनेंस पर भी जोर था।
इसके अलावा वैश्विक बहुपक्षवाद मल्टीलैटरलिज्म और यूनिलैटरल व्यापार नीतियाँ के खिलाफ में एकजुटता भी दिखाना था। इस समय यूएसए अपने आप को समझ रहा है कि मैं चाहे जो चाहे कर लूँ, पर आज का वो समय है नहीं। अगर हम एकजुट होके डोनाल्ड ट्रंप के जो संरक्षणवाद है और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप हर देश को ज़बरदस्ती चैलेंज कर रहा है, अपने आप को एक तरह से दिखाना चाह रहा है कि हम ही हैं पीस क्रिएट करने वाले, हम ही हैं जो दुनिया के संरक्षक हैं, तो ये सारे नैरेटिव्स को भी भारत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत ग्लोबल साउथ के लिए आवाज़ का जिम्मेदार देश बनकर उभर रहा है, साथ ही साथ वेस्ट के साथ आर्थिक रणनीतिक सहयोग को भी मजबूत कर रहा है। चीन के साथ व्यापार असंतुलन, सीमा तनाव और नई सदस्यता के संदर्भ में भी अनेकों चुनौतियां हैं। 2026 में भारत के ब्रिक्स अध्यक्ष बनने से उसे आज एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, सीमाएं भी काफ़ी हैं इसमें। सदस्य देशों में विभिन्न भौगोलिक राजनीतिक दृष्टिकोण जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, सऊदी यूएई के दृढ़ दृष्टिकोण एकजुटता में बाधक हैं, क्योंकि भारत सबसे अच्छी दोस्ती करना चाहता है। पर अगर हम बात करें भारत की, तो भारत एक तरह से गुटनिरपेक्ष भी रहा है, तो भारत को इस समय बहुत ज़्यादा संभल के काम करना पड़ा है। एक तरफ ये रूस के साथ भी संबंध अच्छे करना चाह रहा है, अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, इजराइल के साथ भी, ईरान के साथ भी, तो हम बहुत टाइट रोप पे चल रहे हैं। अमेरिका द्वारा एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ को समर्थन करने वाले पर 10% अतिरिक्त टैक्स की चेतावनी भी दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ब्रिक्स एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ अगर कुछ करेगा तो सारे देशों पर हम अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, ताकि इनका सामान हमारे यहाँ महंगा हो जाए। इसके अलावा विस्तार के निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो रही है, जिससे सामूहिक कार्रवाई की क्षमता कम होती चली जा रही है। यूपीएससी हेतु समेकित सारांश पर ध्यान देना है कि ये ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था कैसी है और संस्थाएं क्या क्या स्थापित की गई है, वैश्विक सुधार में कैसे साथ देगा ब्रिक्स। इसके अलावा भारत की स्थिति क्या रही है, स्पेशली ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने में, चुनौतियां क्या रही है और अगला कदम क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिक्स के बीच सीधा संबंध सीमित रहा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति जो है, इसका फोकस ब्रिक्स के बजाय द्विपक्षीय समझौता है, और ये चाहते हैं कि हमेशा अमेरिका प्रथम रहे, यानी कि सबसे अच्छी जो पहुंच होनी चाहिए हर क्षेत्र में वो अमेरिका की होनी चाहिए, तो संरक्षणवाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि भारत चाहता है कि एक तरह से सबका साथ हो और सबका विकास हो। ट्रंप ने वैश्वीकरण का विरोध करते हुए प्रोटेक्शनिज्म यानी कि संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया है कि ट्रेड ना बढ़े, जो भी ट्रेड करना है ये हर देश को अपने देश की सीमाओं के मतलब ये चाहते हैं कि अमेरिका की सीमाओं के अंदर ही हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं करते, या ब्रिक्स के उद्देश्यों के विपरीत है बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं, ब्रिक्स क्या चाहता है कि बहुपक्षीय सहयोग हो, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूत करें, पर अमेरिका इससे बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। ट्रंप का WTO, WHO जैसी संस्थाओं में विश्वास कम हो गया है, जबकि ब्रिक्स इन संस्थाओं में सुधार और सशक्तिकरण की बात कर रहा है। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और चीन और ट्रंप के बीच में भी टकराव चल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध यानी कि ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। ब्रिक्स में चीन एक प्रमुख खिलाड़ी है, अतः यह अमेरिका चीन तनाव ब्रिक्स का पर प्रभाव डालता है। अमेरिका ने हुआवे, टिकटॉक जैसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो कि तकनीकी स्वतंत्रता को लेकर ब्रिक्स देशों के एजेंडा के बिल्कुल खिलाफ है। ट्रंप ने रूस के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने अंदरूनी राजनीति जिस प्रकार से हो रही है, इसके कारण यह सफल नहीं रहा। ब्रिक्स में रूस एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। ट्रंप के समय अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में अस्थिरता ने ब्रिक्स को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी किया है। अब ब्रिक्स ने अपने स्वयं के वैश्विक संस्थान बना ही लिए हैं, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक का विकल्प है, तो इससे भी अमेरिका को तकलीफ है। ट्रंप प्रशासन ने ब्रिक्स के इस उभरते वैश्विक वित्तीय वैकल्पिक ढांचे से चिंता इनकी बढ़ाई है, क्योंकि अमेरिका प्रभुत्व डेफिनेटली इससे कम होगा। ट्रंप की नीतियां अक्सर विकासशील देशों की चिंताओं को अनदेखी करती, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, तो इस वजह से ब्रिक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें G7 का, जो ब्रिक्स के साथ G7 ग्रुप ऑफ 7 इकोनॉमिकली सबसे फॉरवर्ड कंट्रीज़, अगर इसकी हम तुलना करें ब्रिक्स के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स G7 से बढ़ता चला जा रहा है। G7 में सबसे बड़ी इकॉनमी US की है और ब्रिक्स में सबसे बड़ी इकॉनमी चीन की है, दूसरे नंबर पर जापान है और यहाँ भारत है। इस प्रकार से ब्रिक्स धीरे धीरे करके G7 को टेक ओवर करता चला जा रहा है। माना जाता है कि इंडिया की इकॉनमी, इंडिया का जो ग्रोथ है और अन्य ब्रिक्स देशों का जो ग्रोथ है, वो ब्रिक्स G7 से कहीं ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी एक न्यूज़ आई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए।
पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ब्रिक्स की जीडीपी ग्लोबल एवरेज को आउट परफॉर्म कर रही है, यानी कि जो वैश्विक औसत है उससे अधिक हम काम कर रहे हैं, उससे अधिक जीडीपी हमारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो ब्रिक्स में 2026 की हमें चेयरमैनशिप मिलेगी, इसमें हम ब्रिक्स को एक नया रूप देंगे, क्योंकि 2023 में हमने इसकी G7 माफ़ कीजिएगा G20 की भी अध्यक्षता की थी, उसमें भी विस्तार हुआ था। तो हो सकता है एक विस्तार हो, साथ ही साथ बहुत सारी अन्य चीज़ें भी इसमें जुड़े। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री के इस नेतृत्व में ब्रिक्स और कितनी ऊंचाइयां छू सकता है? ज़रूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।